हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के बारे में। और क्लास 9th का सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं मोशन को आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी बुक में आपके चैप्टर नंबर 7 पर मोशन दिया गया है और जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 पर आपको मोशन दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 पर इसलिए दिया गया है कि जो भी न्यू एनसीईआरटी है उससे कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, जिससे कि चैप्टर नंबर 7 पर आपके मोशन है। इसलिए जो भी चैप्टर्स आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बुक में हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। जो भी सिलेबस आपका न्यू एनसीईआरटी सिलेबस से मैच करेगा उसी के पॉइंट के बारे में यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर जो मोशन है उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मिलेंगे और ये आपको याद रखना है कि जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कराएं, उसको सही तरीके से वीडियो के एंड तक कंप्लीट चैप्टर को आप रीड कीजिएगा और सही तरीके से आप चाहें तो नोट्स भी आप यहाँ से बना सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक्स आपको कोई फालतू में या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो या जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं रेस्ट। आपके जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो रेस्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point। देखिए, कोई बॉडी है या हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ये आपके पास कोई बॉक्स है और ये इस समय पर ए पॉइंट पर है। आपने टाइम देखा तो टाइम आपके 9 बजे हुए। कितने हैं? 9 बजे हुए हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा इसे कि 9 बजे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए पॉइंट पर है। ओके, अब आप 10 बजे आकर के इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, 10 बजे आकर के इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये फिर भी आपके ए पॉइंट पर ही रखा हुआ है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। ओके, टाइम के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम इसको रेस्ट में कहेंगे। एक बार फिर से डेफिनेशन को समझिएगा। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, या हम बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम के रेस्पेक्ट में या उसके रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता तो उस बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे। ओके, आपके समझ में आया होगा जो भी रेस्ट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसको हम रेस्ट पोजीशन में बोलेंगे। ओके, अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि फिर मोशन क्या होगा। हमने रेस्ट को तो समझा, लेकिन मोशन क्या होता है। देखिए, वी ऑफन प्रिसीव एन ऑब्जेक्ट, वी ऑफन प्रिसीव, या हम बोल सकते हैं कि वी कंसीडर। ओके, वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। देखिए, जो रेस्ट था उसी का अपोजिट डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। रेस्ट में डज नॉट चेंज और यहाँ पर क्या है? चेंजेज। तो पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट और पोजीशन चेंजेज विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। ओके, देखिए, पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ साथ वो कहलाएगा आपका मोशन। टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज कैसे होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपने क्या देखा था कि 9 बजे हुए हैं। 9 बजे ये अपने ए पोजीशन पर था। ओके, आपने 10 बजे देखा तो 10 बजे भी ये क्या था? ए पोजीशन पर ही था, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्हें अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो ये कहलाएगा रेस्ट। ओके, लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन में देखें तो आपने 9 बजे इसको ए पॉइंट पर देखा, लेकिन 10 बजे जैसे ही आप इसको देखने आए तो ये अपने बी पॉइंट पर मिलता है। ये कितने पर मिलता है? बी पॉइंट पर मिलता है, यानी कि यहाँ से इसने अपनी पोजीशन चेंज की बी पॉइंट पर। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया इसने अपनी पोजीशन चेंज की। फिर आपने 11 बजे आकर के इसको देखा तो ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन सी पॉइंट पर आपको यहाँ पर रखा हुआ मिला। ओके, तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है ए से बी, बी से सी, मतलब पोजीशन चेंज होती है।
ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, और साथ ही साथ 9 से 10 बजे आपने देखा, 10 से 11 बजे आपने देखा, मतलब कि टाइम भी चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो इसको हम कहेंगे मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ओके, रेस्ट और मोशन आपको सही से समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसी के लिए एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट में appear टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टैंडिंग फॉर सम अदर। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, और मूविंग होता है चलते हुए। वो किसी एक पर्सन को मूविंग कंडीशन में दिखेगा और दूसरे पर्सन को वो स्टेशनरी दिखेगा। ओके, कि दो पर्सन है, कि एक को वही ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में दिखाई दे सकता है और दूसरे को वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई दे सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, किसी भी चलती हुई बस में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं। द रोड साइड ट्रीज appear टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो जो भी रोड के साइड में ट्रीज खड़े हुए हैं, तो उन पैसेंजर्स को वे बैकवर्ड, पीछे की तरफ को चलते हुए दिखाई देते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी बस में, किसी व्हीकल में बैठे होंगे, जब वो चलती है तो क्या होता है कि जो भी अर्थ पर रेस्ट में है वो आपको बैकवर्ड साइड में चलते हुए दिखाई देता है। ओके, ये आपने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। अब दूसरा पर्सन की बात करें तो दूसरा पर्सन रोड के साइड में खड़ा हुआ है। प्रिसीव, वो क्या कंसिडर करता है? द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग, कि जो भी पैसेंजर हैं वो बस के साथ मूव कर रहे हैं, उसको ये दिखाई देगा। जबकि जो भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं, तो जब वो वहाँ पर बैठे हैं वो तो रेस्ट में है, लेकिन बस मूविंग कंडीशन में है। तो जो भी पर्सन रोड के साइड में खड़ा हुआ है वो वैसे तो हम देखें रियल में तो रेस्ट में है, लेकिन जो भी पर्सन उस बस में बैठे हैं उसको वो पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देगा। ओके, अब जो पर्सन रेस्ट में है, जो बाहर खड़ा हुआ है, वो उसको, जो भी पैसेंजर हैं उसे क्या करते हुए दिखाई देंगे? मूव करते हुए दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन को वही ऑब्जेक्ट चलते हुए दिखाई देगा, दूसरे पर्सन को वही ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में दिखाई देगा। ओके, तो जो भी पैसेंजर हैं, जो ट्रीज़ हैं, पैसेंजर और ट्रीज़ के बारे में कंपेयर कीजिएगा कि पैसेंजर को स्टेशनरी जो ट्रीज़ हैं रोड के साइड में वो बैकवर्ड साइड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है उसको वो रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्सन को मूविंग कंडीशन में दिखाई दे सकता है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन को स्टेशनरी कंडीशन में दिखाई दे सकता है। ओके, तो आप ट्रीज़ को देख रहे हैं, रोड के साइड में ट्रीज़ खड़े हैं, तो जो भी बस में पैसेंजर बैठे हुए उनको वो पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो साइड में खड़ा हुआ है व्यक्ति उसको वे स्टेशनरी कंडीशन में दिखाई देंगे, रुकी हुई कंडीशन में दिखाई देंगे। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व होता है? ये ऑब्जर्वेशन है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ओके, कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन को अलग अलग कंडीशन में दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। ओके, नेक्स्ट में आप मेन डेफिनेशन देखें, जो मोशन की मेन डेफिनेशन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, या विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, या फिर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, अभी ये ए पॉइंट पर है, फिर बी पॉइंट पर है, फिर सी पॉइंट पर है, और टाइम के साथ साथ टाइम भी बढ़ता हुआ है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? मूविंग कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मोशन को कैटेगराइज किया गया है। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पाथ बाई विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। अब देखिए, जो मोशन है उसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया गया है, बट किसके अकॉर्डिंग? ये डिपेंड करता है उसके पाथ पर कि पाथ कैसा है और जो भी ऑब्जेक्ट है वो उस पर किस तरीके से मूव कर रहा है। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट है सर्कुलेटरी या फिर सर्कुलर मोशन। आप देख सकते हैं ये क्या है? एक सर्किल है। आप इसको क्या समझिएगा कि ये एक रास्ता है जो सर्किल टाइप में दिया गया है। इस पर कोई भी व्हीकल यदि मूव करती है लगातार तो उसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी मोशन, या फिर कहेंगे सर्कुलर मोशन। इन्हें सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, लीनियर मोशन क्या है?
इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इसका जो पाथ होगा, इसका जो रास्ता है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सीधा है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा सीधा मूव करता है, ओके, तो उसको कहेंगे लीनियर मोशन। अब आता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, टू एंड फ्रो, इस टर्म का आप मतलब समझिएगा। यहाँ पर है ए पॉइंट, ओके, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इस ए पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट है। तो टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, ठीक है, यानी दोनों तरफ ही क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे दोनों तरफ ये इस तरीके से मूव करेगा। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हम एक साइड से खींच करके और दूसरी साइड को जब छोड़ते हैं तो वो जो है इस तरीके से मूव करता है, ओके। या फिर कोई एक पेंडुलम है, तो हम यहाँ पर इस पोजीशन पर उसको लाकर छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से लौट करके फिर यहाँ पर आता है। तो ये हुआ कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब इस पोजीशन से ये दोनों तरफ जो है टू एंड फ्रो टाइप में, टू एंड फ्रो पाथ पे ये मोशन करता है, ओके। रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पर ये एक पेंडुलम था, इसको हमने यहाँ से इधर लाए और इधर से ये अपने आप इधर गया, तो ये इसका क्या हुआ, ओरिजिन। इस ओरिजिन से दोनों तरफ टू एंड फ्रो पाथ पर ये मोशन करता हुआ दिखाई देगा, उसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ओके, ये हुआ। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। किसी मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ओके। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। देखिए, हम जो है किसी लोकेशन को, किसी और एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रेफरेंस पॉइंट के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। अब कैसे, आइए हम एक ऑब्जर्वेशन से इसको समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। हमने ये माना कि ये क्या है, एक स्टेशन। देखिए, ये जो पॉइंट है हमने शो किया है स्टेशन, ओके, ये स्टेशन है और ये जो पॉइंट है स्टार, ये है स्कूल, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी रेलवे स्टेशन है उससे 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में स्कूल है। वी हैव स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल। अब हम क्या करेंगे कि हम कैसे स्कूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करें, स्कूल की पोजीशन को जानें या फिर बताएं। क्लियर। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। इस एग्जाम्पल में जो ये रेलवे स्टेशन है ये क्या है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ओके। तो हम क्या कहेंगे कि रेलवे स्टेशन से, देखिए जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होता है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ओके, वहाँ से डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेलवे स्टेशन से हमको बताना है कि स्कूल कहाँ पर है, उसको स्पेसिफाई करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्कूल है वो नॉर्थ में 2 किलोमीटर है, तो हम कहेंगे कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ, ओके। क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन से ही क्यों कहा, क्योंकि रेलवे स्टेशन को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो हम वहाँ से बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ है जो भी स्कूल उस विलेज में है, ओके। तो द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो इस रेफरेंस पॉइंट को हमें इस स्कूल की पोजीशन बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ओके। इसी को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, कि जहाँ से हमने उस स्कूल की डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया उस पोजीशन को बोलेंगे ओरिजिन, ओके। यहाँ पर हम हैं, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है, तो जहाँ से हमने उस स्कूल की पोजीशन को स्पेसिफाई किया उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट इज़ एन फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बट नो रिक्वायर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में केवल उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ओके। केवल उसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है कि कोई भी वे है उसके हमने डिस्टेंस को मेज़र करना है। देखिए, डिस्टेंस कोई भी एक तरीके से ये समझो, आप ये समझिएगा कि ये एक स्टिक है, ओके, ये एक स्टिक है। तो याद रखिएगा हमने ये कहा कि इसकी जो है लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी। तो जो लेंथ है हम इसकी लेंथ को कैसे भी मेज़र कर सकते हैं, ओके। इसको आप नॉर्थ ईस्ट में रखो, नॉर्थ साउथ में रखो, या फिर ईस्ट वेस्ट में रखो, किसी भी डायरेक्शन में रख करके आप इसको जो है मेज़र कर सकते हैं। तो जो लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से आप बात करें डिस्टेंस की। अब देखिए डिस्टेंस क्या है दोस्तों, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड है जैसे डिस्टेंस हम डालना है कि 2 मीटर, ओके, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर क्या है, ये 2 मीटर एक डिस्टेंस है,
ओके, 2 मीटर क्या डिस्टेंस है, वो भी मैग्नीट्यूड के रूप में। तो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये होती है कि हमने किस डायरेक्शन में उसको मेजर किया। तो डिस्टेंस के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे ही होता है स्पीड। स्पीड जो है उसमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है दोनों की। दोनों कौन कौन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसमें आपको वैल्यू भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी। ओके, जैसे कि फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, 2 किलो न्यूटन मान लें। ओके, ये ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये यहाँ से इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और ये यहाँ पर आया। ओके, तो हम क्या कहें, देखिए किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएंगे तो आप ये नहीं जा करके किसी से बोल सकते कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, और उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो उसको ये मतलब क्लियर नहीं होगा कि आपने उस पर फोर्स तो लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट पहुंचा कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन उसको नहीं पता चलेगा, वो मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसा वैल्यू जो दूसरे को सेटिस्फैक्शन दे, तो उसमें जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने उठा करके रखा, उस पर फोर्स लगाया होगा। ओके, आप किसी से जाकर के कहें कि उसको हमने उठा करके रखा है, तो वो तुरंत पूछेगा कि कहाँ पर उठा करके रखा है। ओके, वो तुरंत आपसे पूछेगा कहाँ पर उठा करके रखा है, तो आप कहेंगे कि उस साइड रखा हुआ है, उस साइड में रखा हुआ है ना, उस तरफ को हमने उसको उठा के रखा। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन दी है आपने। ओके, तो एक डायरेक्शन दिए, तो फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, अब आप एक एग्जांपल और देखिएगा कि ये व्हीकल है, ये व्हीकल है, आपने इसको यहाँ से पुश किया, यहाँ से पुश किया, ये व्हीकल इस साइड को चल करके यहाँ पे आ गई। ओके, आपने किसी व्यक्ति से जाकर के कहा कि हमने उस व्हीकल को पुश किया, तो वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये क्लियर कैसे करें, क्लियर कैसे करें कि मतलब उसको समझ में आ जाए कि हमने उसको पुश किया, लेकिन वो तुरंत पूछेगा कि किस साइड को पुश किया। ओके, हमने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया है तो वो कहेगा कि किस तरफ धक्का दिया है। ओके, तो ये एक डायरेक्शन को शो करता है, वो डायरेक्शन जरूर पूछेगा, तभी वो सेटिस्फाई होगा। ओके, तभी वो सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाया है, तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि उस स्पीड को किधर को बढ़ाया है, उस स्पीड को किस साइड को बढ़ाया है, किस तरफ को बढ़ाया है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ उसने स्पीड को बढ़ाया। कोई मशीन है, आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया, वो और तेज़ चलने लगी। ओके, तो वो क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि आपने उसकी स्पीड को किस तरफ को बढ़ाया। ओके, वो क्या होगा, मशीन चल रही है, उसने वो तुरंत समझ जाएगा कि मशीन को उसने तेज़ किया है बस। लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठा कर रखा है तो वो तब तक नहीं समझ पाएगा, तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक आप उसे ये नहीं बता देते कि हमने किस तरफ को उस पर फोर्स लगाया, किस तरफ उसको उठा करके रखा है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन होता है इसी के बेसिस पर हम करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू कितनी दूरी पर रखा है और किस डायरेक्शन में रखा है फोर्स लगा करके, तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने उठा करके यहाँ पे रखा, इसको यहाँ से अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। किसी से आप जाकर के कहेंगे कि हमने इसको उठा करके वहाँ पर रख दिया, तो वो पूछेगा कि किस तरफ रखा है। आप ये नहीं कह सकते, ये कह करके उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने रख दिया। अरे वो तुरंत आपसे मालूम करेगा कि भाई उठा करके रखा कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन बताओ पहले। तो जब आप डायरेक्शन बताओगे कि हमने इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया, तो उसको डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो वो आपके जो आपने उसको बताया उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट, एन आएगा दोस्तों, यहाँ पर एन आएगा। ए एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पोजिशन। इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट लिख लो, या फिर इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजीशन लिखो, तो इसी को बोला जाता है डिस्टेंस। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ को
किस लेंथ को ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिएगा, ये एक पाथ है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का ये पाथ है। ये पोजीशन दी गई है, ओ पोजीशन, सी पोजीशन, बी पोजीशन और ए पोजीशन। ओके, अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल जो है चलना स्टार्ट करती है। यहाँ से व्हीकल ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर ये 100 किलोमीटर पर जा करके फिर से ये वापस आई और यहाँ पर सी पॉइंट पर आकर के ये रुक गई। ओके, ये सी पॉइंट पर आकर के रुकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो हमने अभी आपको बताया कि एक्चुअल पाथ और लेंथ, एक्चुअल पाथ बोल सकते हैं या फिर लेंथ बोल सकते हैं, जितना भी उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी में, अपनी जर्नी के दौरान चलते हुए क्या किया, ट्रैवल किया है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो इनिशियल पोजीशन उसकी कहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ पर है, ये है। कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना उसने जर्नी की, यहाँ से पहले यहाँ तक और फिर वो यहाँ से यहाँ तक आई। ओके, तो इसने कितना पाथ ट्रैवल किया, पहले तो 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर से आप वापस में फिर से यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो कितना हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65। ओके, तो 100, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर वो वापस यहाँ तक 65। तो टोटल डिस्टेंस का कितना हुआ, 165 किलोमीटर। तो आप कहेंगे कि पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 165, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, इसी के साथ जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, हमने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, अब इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप जानें तो देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने की, वही कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, वही आपने 100 मीटर का यहाँ पर एक पाथ लिया है। तो यहाँ से उसने क्या किया कि इस पोजीशन से इस व्हीकल ने चलना स्टार्ट किया, 100 किलोमीटर तक जाकर के वो फिर से रिटर्न हुई और यहाँ पर सी पॉइंट पर आकर के वो रुकी है। ओके, तो यहाँ पर इसने किया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। अब देखिए, यहाँ से ये इस तरीके से घूम करके आई, तो यहाँ तो ये क्या है, ये है पाथ ट्रैवल। लेकिन हमने क्या कहा कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, ये उससे ज़्यादा शॉर्ट है, ये उससे ज़्यादा शॉर्ट है, ये उससे ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन वाली, ये होगी सबसे ज़्यादा शॉर्ट। और हमने क्या कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा पाथ होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यदि अगर ऐसे देखें कि ये यहाँ से व्हीकल चल करके और इस तरीके से चल करके वो यहाँ पर रुकी है, तो हम इस पाथ को फॉलो करते हैं, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी। इस पाथ की जितनी भी लेंथ है वो होगी डिस्टेंस। लेकिन जो भी इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जब मेजर करते हैं तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 35। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 35। ओके, डिस्टेंस हम देखेंगे तो यहाँ से 100 और प्लस में यहाँ से फिर 65, तो डिस्टेंस कितना हुआ था, 165। ओके, क्लियर है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो ऐसे कि मानो आप, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ की रेडियस है r। आपने क्या किया कि यहाँ से ए पॉइंट से आप चले और बी पॉइंट तक पहुँचे। ओके, इसके सरफेस पर घूम करके बी पॉइंट पर पहुँचे, फिर बी से आगे चले घूमते हुए फिर से ए पर पहुँचे। इसके चारों तरफ को घूम करके आप ए पॉइंट पे जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका क्या हुआ, सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। देखिए, यहाँ से आप चले और फिर से यहीं पर घूम करके आ गए, तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट भी है और इनिशियल पॉइंट भी सेम है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दोनों ही पॉइंट सेम हैं, उसी जगह पर से आप चले थे, उसी जगह पर आप वापस आ गए और दोनों के पॉइंट की पोजीशन सेम है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। ओके, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगी, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी कि इसके चारों तरफ, इस पूरे सर्किल को आपने पूरा किया तो कितना हो जाएगा, 2πr।
ओके, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ओके, क्लियर। लेकिन डिस्टेंस कभी भी दो तो जीरो, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस आपकी जीरो नहीं होती। ओके, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है उसी को बोलते हैं लेंथ। जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या होता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इट्स रिमेन्स पोजिशन पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर, कैन नॉट बी लेसर। देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, वो भी लीनियर फॉर्म में, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी, इक्वल हो सकती है। ओके, इक्वल हो सकती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट 5 है तो वो 5 डिस्टेंस भी 5 हो सकती है, तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वल हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। डिस्टेंस है 5, डिस्प्लेसमेंट है 0, तो ये हुआ छोटा। डिस्टेंस 5 है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 है, ये हुआ इक्वल। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो भी ग्राफ आपको यहाँ पर दिया गया है उसमें फर्स्ट 5 मिनट में ये मिनट हैं और ये है मीटर डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस ग्राफ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 5 मिनट में। स्टार्टिंग के 5 मिनट में किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ओके, नेक्स्ट 5 मिनट में यानी कि 10 मिनट्स पर देखा तो उसने क्या किया, 20 मीटर तक डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। नेक्स्ट 5 मिनट यानी 15 मिनट पर जब हमने उसको देखा तो उसने क्या किया, 30 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। तो हमने ये देखा कि हर 5 मिनट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर्स डिस्टेंस को ट्रैवल करता जा रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में उसने ट्रैवल किया। तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अगर पहले 5 मिनट में उसने 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है तो अगले 5 मिनट में भी 10 को ही ट्रैवल करेगा और अगले 5 मिनट में भी 10 को ही ट्रैवल करेगा। तो जब तक वो बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता जाएगा बराबर टाइम में, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका अपोजिट हो जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है 5-5 मिनट में वो पहले 10-10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अब हर 5 मिनट बाद वो कभी 10, कभी 15, कभी 12, कभी 20, 22 इस तरीके से डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। कि स्टार्टिंग में 5 मिनट्स में उसने 10 मीटर को किया, अगले 5 मिनट में उसने 12 मीटर और उसमें ऐड कर दिया, अगले 5 मिनट में देखा तो उसने अब की बार 20 मीटर उसमें ऐड कर दिया,
तो ये क्या है कि हर 5 मिनट में वो क्या कर रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब इस ग्राफ को देखेंगे, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो हमने देखा कि 5, 10 और 15 ये टाइम है, ओके, 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल हमने देखे। और जब हमने यहाँ पर इस डिस्टेंस को देखा तो ये है हमारे पास कि शुरू के 5 मिनट में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। नेक्स्ट 5 मिनट यानी कि 10 मिनट्स पर देखा तो वो यहाँ पर 12 मीटर ट्रैवल कर चुका था। अगले 5 मिनट में यानी कि 15 मिनट पर जब देखा तो वो कितना, 25 मीटर पहुँच चुका था। ओके, तो ये क्या हुआ कि 5-5 मिनट यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस यानी कि जो उसने ट्रैवल की उसका इंटरवल क्या है, चेंज है, डिफरेंट है, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरीके से इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हमने 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल रखे हैं, 5, 10, 15 और 20। ओके, अब यहाँ पर देखा कि 5 मिनट, इस 5 मिनट में उसने 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया, इस 5 मिनट में उसने 5 मीटर किया तो ये 25 पर पहुँचा। इसमें इसने क्या किया कि ये 3 मीटर ही पहुँचा यानी कि 28 पहुँचा। अब इसमें देखा तो ये अब की बार 2 मीटर पर ही था यानी कि 30 मीटर तक पहुँचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो भी डिस्टेंस का डिफरेंस है वो अनइक्वल है। ओके, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब नेक्स्ट है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब देखिए रेट ऑफ मोशन को कैसे मेज़र किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखिएगा कि इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि 1 मिनट में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको बोला जाता है स्पीड। अब कैसे, द मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो 1 मिनट में, अगर हम मिनट देख रहे हैं, ठीक है, तो मिनट में, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड है, तो हम क्या देखेंगे, 1 सेकंड में। ओके, यूनिट के हिसाब से चलते हैं। तो 1 सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, जब उसको हम मेज़र करते हैं तो वो कहलाती है स्पीड। ओके, तो हम देखेंगे फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, या हम बोलेंगे कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो ये कहलाता है स्पीड। ओके, तो हम जो है जब डिस्टेंस को मेज़र करते हैं कि किसी बॉडी के द्वारा 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, उसका मेज़रमेंट स्पीड कहलाता है। 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया, उसका मेज़रमेंट स्पीड कहलाता है। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, और डिस्टेंस को लिखते हैं s से और टाइम को लिखते हैं t से। तो v स्पीड हुआ और v इक्वल टू s अपॉन t बोलेंगे। अब ऊपर s है जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इस स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड, या बोलेंगे मीटर पर सेकंड। ओके, अब आइए स्पीड के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉइंट हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। देन देयर विल बी ए कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड कहलाते हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड चेंज नहीं होती, उतनी ही स्पीड से वो चलता जा रहा है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन द स्पीड विल नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडी। कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में,
तब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, तब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन अलग अलग वैल्यू उस बॉडी के मोशन की वहाँ पर शो होगी। जो वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी उस बॉडी के मोशन की। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज स्पीड के बारे में देख लीजिएगा। अभी तो हमने स्पीड देखा, स्पीड की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। तो एवरेज स्पीड जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें एवरेज स्पीड किसी एक वैल्यू, स्पीड की एक वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब की जाती है कि जो भी बॉडी का मोशन है। कैसे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि टोटल डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, इन दोनों का रेशो कहलाता है एवरेज स्पीड। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर। अब देखिए कन्वर्जन फैक्टर कैसे, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना है, तो इसको कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइएगा कि हमको मीटर पर सेकंड में करना है, तो ये तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये जो नीचे का मिनट है ना, इसको भी हमें किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब 1 घंटे में 60 मिनट हैं और हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होगी? 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड। जब 1 मिनट में 60 सेकंड हैं तो 60 मिनट कितना होगा? इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तभी तो होगा। दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 मिनट में कितने सेकंड? तो कितने? 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया 3600। अब 1000 अपॉन 3600 यानी कि 3600। तो यहाँ पर जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 अपॉन 36। अब 10 अपॉन 36 को सॉल्व किया तो 5 अपॉन 18, तो 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड कितना? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। इसको याद रखिएगा, ये कन्वर्जन यूनिट आपको याद रखनी है, किसी भी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये हेल्प कर सकती है। ओके, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको बोला जाता है? याद रखिएगा, स्पीड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ स्पीड वेलोसिटी होती है। कैसे? इट इज़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? किसी भी बॉडी के स्पीड है बट डायरेक्शन के साथ। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आप इसको लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जैसे स्पीड को कहा था। ओके, इस तरीके से जैसे स्पीड को हमने कहा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, व्हेन ए बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसी तरीके से वेलोसिटी को कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकंड में कितना डिस्प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी की डेफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम।
velocity is defined as the ratio of displacement and time is called velocity. Okay, velocity is a vector quantity. Its value changes when either its magnitude or direction changes. इसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू जब जब उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। कोई भी वैल्यू है अगर वो चेंज होती है और उसके साथ उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है तो वेलोसिटी 100% चेंज होगी। ओके, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज होने पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। देखिए, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए जो भी किसी लाइन में मोशन हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए जो सेम वे है जिस पर वो एवरेज स्पीड, जैसे हमने इस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। जैसे एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, कि उस कोई भी बॉडी डिस्प्लेस होती है तो उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, उन दोनों का रेशो होता है एवरेज वेलोसिटी। और कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है डिस्टेंस को, कि किसी बॉडी ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितने टाइम में की, उन दोनों का रेशो कहलाता है एवरेज स्पीड। और कोई भी बॉडी कितनी डिस्प्लेस्ड हुई और कितने टाइम में हुई, उन दोनों का रेशो कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में डिस्टेंस आता है, बस इतना याद रखिएगा। ओके, फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये तो हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म के लिए जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये कब है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ओके, जब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तो तब उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आती है। फार्मूला होता है u प्लस वी, जहाँ पर जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो v है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और SI यूनिट वेलोसिटी की ये भी मीटर पर सेकंड है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने डिस्प्लेसमेंट को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। तो इसी के साथ वेलोसिटी भी निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है। बट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी बट निगेटिव और ज़ीरो नहीं होगी। इसी तरीके से स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो स्पीड भी ज़ीरो और निगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट जो है ना दोस्तों, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम। तो ये आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज सीन in non-uniform motion and it can be defined as the rate of change of velocity with time. ओके, तो दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।